हेलो, नमस्कारम, प्रणामम। मैं हूं शिवेंद्र सिंह और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चाइना की डेप्थ डिप्लोमेसी के बारे में, यानी किस तरह से चीन छोटे छोटे देश हैं जो दुनिया के, उनको कर्ज देकर उन पर अपना प्रभाव जमाता है। हाल ही में कोविड-19 के समय आपने देखा होगा कि किस तरह से चीन का प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ जो विश्व के छोटे छोटे देश हैं उन पर देखने को मिला। तो हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से चीन जो है इन देशों को कर्जा देता है और ये देश फिर धीरे धीरे चीन के प्रभाव में आ जाते हैं। आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनलों पर यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे आपने कि चीन के साथ उसके सीमा से लगे हुए जितने भी देश हैं उनके साथ उसका विवाद, सीमा विवाद चलता रहता है। वो भारत हो, नेपाल हो या फिर मंगोलिया हो या फिर उधर दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया के द्वीप हों, जापान के साथ उसका द्वीप विवाद हो। तो चीन के साथ इस तरह के विवाद, चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह का विवाद बढ़ाता रहता है। मगर इसके अलावा चीन जो विश्व के छोटे छोटे देश हैं उन पर धीरे धीरे कर्ज देकर, धीरे धीरे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके उनको अपने प्रभाव में लाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है और इसकी रिपोर्ट विश्व स्तर पर रखी जाती है तो इसके काफ़ी मायने होते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना ने अब तक विश्व में सबसे ज़्यादा कर्ज दिए हैं, यानी कि चाइना ने अब तक विश्व के 150 देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर इतनी धनराशि का कर्ज दिया है। ये धनराशि आपको अंदाज़ा मैं इस बात से लगवाता हूँ कि ये धनराशि भारत की जीडीपी का 50% के लगभग है, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि चीन ने कितनी भारी धनराशि को कर्ज के रूप में अन्य छोटे छोटे देशों में बांटा है। चीन का ये कर्जा इतना है कि इतना कर्जा तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिलकर देशों को नहीं दिया है। अब तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर पूरे देशों को 200 अरब डॉलर यानी कि 200 बिलियन डॉलर तक का कर्जा दिया है, जबकि चीन इस समय तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक का कर्जा दे चुका है। यही कारण है कि नेपाल जैसा छोटा देश भारत को आंख दिखाने लगा है। इस चीन की इस नीति के कारण सबसे ज़्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि चीन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका सबको कर्ज देकर या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता है। कभी वो छोटे देशों के यहाँ बंदरगाह बनाता है तो कभी वो उन्हें BRI प्रोजेक्ट जो चीन का है उसका हिस्सा बनाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीलंका की। चीन ने अब तक श्रीलंका को 2007 से लेकर 2014 तक में 1.26 बिलियन डॉलर यानी कि 1.26 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह भी बनाया है, जिसको चीन की कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने बनाया है और इसमें 85% पैसा चीन का एक बैंक है, एक्जिम बैंक, उसने लगाया है। यानी कि चीन ने बंदरगाह भी बनाया, उसे चीन की कंपनी ने बनाया और पैसा भी इसमें चीन ने लगाया। यानी उसने कर्ज भी दिया, इन्वेस्टमेंट भी किया और अपने यहाँ के वर्करों को रोजगार भी दिया। जब श्रीलंका इस कर्ज के तले दब गया और जब उसे यह उम्मीद होने लगी कि अब श्रीलंका यह कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। मतलब अब वो 99 साल तक वो बंदरगाह चाइना यूज़ करेगा। ये तो बात हो गई श्रीलंका की। अब हम बात करते हैं नेपाल की। आजकल आप सुर्खियों में सुन रहे होंगे कि नेपाल जो है भारत को आंख दिखा रहा है। उसका कारण है सीधा सीधा चीन का प्रभाव। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मगर मैं आपको आंकड़े बता दूं तो 2019 तक चीन ने नेपाल में 56 अरब नेपाली रुपए यानी कि 35 अरब भारतीय रुपए तक का कर्ज नेपाल को दिया है। इसके अलावा 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर गए थे और अब सीधा सीधा नेपाल पर चीन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। वहाँ पर वो कई सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने वाला है। नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान पर। तो आप जानते ही होंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन जो है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि हमारे POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उससे गुजरता है, जो कि
चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में इसके अलावा चीन काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और पाकिस्तान में चीन ग्वादर बंदरगाह भी विकसित कर रहा है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन के कर्ज तले दब गया है। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, जो है पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। बांग्लादेश में भी धीरे धीरे बांग्लादेश भी चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा अब बन गया है। 2019 तक चीन और पाकिस्तान का जो ट्रेड था वो लगभग 10 अरब डॉलर था, यानी 10 बिलियन डॉलर का था, जो कि 2021 तक तेजी के साथ बढ़ते हुए 21 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। तो इस तरह चीन बांग्लादेश को भी अपने BRI के तहत वहाँ पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बात हो गई एशिया की। इसके अलावा जो है एशिया में ही मैं आपको बता दूं कि ईरान में भी चीन जो है काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि ईरान के संबंध USA के साथ खराब हो गए हैं, ईरान के संबंध भारत के साथ खराब हो गए हैं। तो अब चीन इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। जहाँ भी चीन थोड़ा सा मौका देखता है कि वहाँ पर उसे किसी देश को आर्थिक रूप से उसके ऊपर निर्भर बनाने का मौका मिलता है, तो चीन वो मौका कभी नहीं छोड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं, यानी कि 54 देश हैं अफ्रीका में, और चीन ने अफ्रीका में अब तक कई सारी देशों को बहुत सारा कर्ज दिया है। 2010 तक चीन का कुल कर्ज अफ्रीका पर 10 अरब डॉलर था, मगर 2016 तक ये तेज़ी से बढ़कर 30 अरब डॉलर हो गया। यानी कि चीन ने तेज़ी के साथ अफ्रीका के देशों में कर्ज बांटे हैं और वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ के गरीब देशों में अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है, ताकि वो देश आर्थिक रूप से और संसाधन में भी चीन के ऊपर निर्भर हो जाए। मैं आपको एक बात बता, एक इंटरेस्टिंग सी बात है। जिबूती अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिस पर उसकी जो GDP है उसका 80% कर्ज है, मगर उस 80% में से 77% कर्ज चीन का है। अब आप समझ सकते होंगे कि किसी देश के ऊपर यदि इस तरह का प्रभाव, इस तरह का आर्थिक प्रभाव डाला जाएगा, तो क्या वो देश कभी चाइना के विरोध में खुलकर सामने आ पाएंगे? ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसका कारण ये है क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी है और चीन की नीति अक्सर हमेशा ही विस्तारवादी रही है, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। कुछ देश ऐसे हैं जिन पर चीन ने इतना कर्ज लाद दिया है कि जो कि उनकी GDP का 20% से भी ज़्यादा है। मैं आपको उन देशों के नाम बताता हूँ। वो देश हैं जिबूती, टोंगा, मालदीव, कांगो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया। इतने सारे देश ऐसे हैं जिन पर चीन ने उनकी GDP से 20% से भी ज़्यादा कर्ज लाद दिया है। ये तो हो गई चीन की कर्ज बांटने की बात। अब हम एक बात और करेंगे, इन्वेस्टमेंट। यानी कि चीन कर्ज बांटने के साथ साथ देशों में इन्वेस्टमेंट भी करता है, वहाँ की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ की जो स्टार्टअप होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ की कंपनियों में शेयर में हिस्सेदारी खरीदता है। इस तरह से चीन अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि अपनी जो शेयर मार्केट है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनके स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी चीन का हिस्सेदारी हो जाए। भारत में भी चीन ऐसी कई सारी इन्वेस्टमेंट करता रहा है, मगर अमेरिका अब जो है 2018 तक उसने अपने जो इन्वेस्टमेंट है बाहरी देशों पर, उसे वह कम करने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन दूसरे देशों पर अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। 2018 की बात करूं यदि मैं, रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अमेरिका ने अपना दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट घटाया, जबकि चीन ने 2018 में अपना इन्वेस्टमेंट 4% तक बढ़ा दिया। और ये इन्वेस्टमेंट छोटे देशों के साथ साथ भारत में भी है, इसलिए भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए। एक तो चीन कर्जे बांट रहा है, दूसरा चीन देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब हर तरह से चीन अपना प्रभाव विश्व के छोटे छोटे देशों पर जमाना चाहता है, ताकि वो एक वैश्विक शक्ति जो इस समय अमेरिका है उसका सामना कर सके। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि किस तरह से ये नीति चीन की कारगर हो रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि यदि आपने किसी से 10,000 रुपये लिया है, आपने किसी से 10,000 रुपये कर्ज लिया है, तो जाहिर सी बात है आप उसके खिलाफ बोलने से कतराएंगे, क्योंकि आपने उससे कर्ज लिया है। चीन इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है, यही चीज़ का इस्तेमाल चीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए करता है। यही कार्य चीन भारत के खिलाफ करता है, यही कार्य चीन
अमेरिका के खिलाफ करता है, तो चीन की यह नीति बहुत ही खतरनाक है। ये चीन की यह नीति, जो चीन की सैन्य विस्तारवादी नीति है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेनाओं का सामना करने के लिए भारत की सेनाएं खड़ी हैं, मगर जो देश यदि चीन के समर्थन में आ गए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यदि वो भारत के खिलाफ चले गए, तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए कुछ कदम चले हैं, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, कर्ज दे रहा है, मगर भारत के कदम उतने कारगर साबित नहीं हैं जितने कि चीन के। इसलिए चीन विश्व में छोटे छोटे देशों पर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।